हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम टू ट्रू IAS एंड PCS। यूएन की डिस्कशन में आज ऑलमोस्ट हमारा एक लास्ट लेक्चर है, या फिर हम इसको दो पार्ट्स में कर लेंगे क्योंकि ये लास्ट एक टॉपिक हमारा बाकी है और बाकी हमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस करने हैं। यूएन की कुछ सब्सिडरी बॉडीज़ के बारे में हमें सीखना है, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा आज की डिस्कशन में है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मेंस, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यानी कि इस टॉपिक के अंदर देखो क्या है कि ये हेडिंग जो मर्जी दे रखी हो, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्या यूएन यूएसए की हेजिमनी के ऊपर कुछ कंट्रोल कर सकता है, या हेजिमन को एक तरीके से जैसे होता है ना कि घर में कोई बड़ा है तो वो बच्चे को संभाल के रखे, डांट के रखे, वैसे कर सकता है क्या, या फिर सर पे चढ़ाता है यूएसए को। तो यूएसए की हेजिमनी को याद रखना, यूएन ओवरकम नहीं कर सकता। ये ओवरकम वर्ड कभी भी यूज़ मत करना, ठीक है ना। इंटरव्यू में, ना आंसर राइटिंग में समक्ष, ना CBSE में, कशिश कहीं पर भी इसको यूज़ मत करना कि क्या इसको ओवरकम करा जा सकता है। जी, ओवरकम नहीं करा जा सकता। इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट्स और कुछ कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, बस बात उतनी सी है, ठीक है। तो देखो, हमने यूएन के रिफॉर्म्स के बारे में सीखा था कि जाना था कि यूएन में बड़े सारे दरख्वास्त चलती रहती है कि यूएन में कुछ कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो अमंग द कंसर्न्स अबाउट द रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन, एक कंट्रीज़ की एक होप ये भी है कि देखो यूएन के स्ट्रक्चर में जब रिफॉर्म आए, सब कुछ आए, तो एक नाक में दम करने वाली कंट्री ये भी है यूएसए। दिक्कत यूएसए से सबको ये है क्योंकि वो यूनिपोलर वर्ल्ड में एक हेजिमन कंट्री है। यूनिपोलर वर्ल्ड में एक हेजिमन कंट्री है। राइटर ने यहाँ पर गलती कर दी, ये वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड है, दुनिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पावरफुल कंट्री यही मानी जाती है यूएसए यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर। और यूनिपोलर का मतलब ऑब्वियसली बात है एक कंट्री, ये नहीं होती तो कोई और होती, लेकिन अभी फ़िलहाल यूएसए आफ्टर 25 दिसंबर 1991 जब से USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तब से ये वाली कहानी हम बखूबी तरीके से जानते हैं। सवाल ये उठता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया, क्या यूएन जो है वो ज़्यादा बेटर कोप कर सकता है, कि अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म है क्या कि यूएसए की हेजिमनी को ओवरकम कर सके। क्या यूएन, सवाल बहुत सारे एक्टर्स का, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये है, यूएन में जब रिफॉर्म्स की बात चलती है, यूएन में अगर रिफॉर्म आ भी गए तो क्या यूएन एक बैलेंसिंग बॉडी की तरह काम कर पाएगा कि वो यूएसए की डोमिनेंस को, यूएसए की हेजिमनी को कंट्रोल कर सके। क्या वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसमें एक बेटर तरीके से डायलॉग मेंटेन रहे वर्ल्ड की विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में और यूएसए के बीच में, और अमेरिका को, जैसा कि मैंने बताया था थर्ड चैप्टर के अंदर, अगर आपने वो देखा होगा सबने, मॉरल या फिर ग्लोबल पुलिस का जो एक अधिकार अमेरिका खुद से ही ले लेता है ना, कि किसी भी कंट्री के अंदर कुछ घुस गया। जैसे थोड़ा सा जाते हैं बैकग्राउंड पे, फ्लैशबैक में जाकर एक दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर तुमसे ना किसी ने हेल्प मांगी, तुमसे ना किसी ने रिक्वेस्ट करी, ना तुम किसी कंट्री के अलाय थे, तुम 37 कितनी कंट्रीज थी कशिश, कितनी 33 या 37 कितनी कंट्रीज थी, कितने कोलिजन बनाया था उसने फर्स्ट गल्फ वॉर में, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 34 कंट्रीज़, हाँ 34 कंट्रीज़ को लेकर घुसा और इराक ने कुवैत पर इन्वेड करा था। इराक ने कुवैत पर इन्वेड करा था। तुमसे तो नहीं कहा था ना कुवैत ने कि तुम आ जाओ 34 कंट्री को लेकर। यूएन में अप्रोच अच्छी खासी उसने करी थी, लेकिन तुमने ग्लोबल एंड मॉरल पुलिस का एक रोल निभाया। फिर बात करते हैं सेकेंड गल्फ वॉर की। सेकेंड गल्फ वॉर के टाइम पर तुम घुसे इराक के अंदर ये बोलकर कि इराक पर हमें शक है, इराक WMD डेवलप कर रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसके ट्रेसेस तुम्हें नहीं मिले, और तुम्हारे इस दूसरे इंटरवेंशन की वजह से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी, जबकि तुम इस बारी 40 कंट्रीज प्लस का कोलिजन फोर्सेस को लेकर तुम घुसे थे, ठीक है। उसके बाद चलो आपके एम्बेसीज के ऊपर नायरोबी, केनिया और कोसोवो में अटैक्स जब हुए थे, तो आपने दारुसलाम एम्बेसी, और उसमें जब हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, ये सारे नाम वहाँ पर दे रखे हैं, मतलब मैंने करवाया था, ठीक है। दारुसलाम तंजानिया के अंदर और नायरोबी केनिया के अंदर। दारुसलाम तंजानिया की कैपिटल है, नायरोबी केनिया की कैपिटल है, दारुसलाम जो है वो तंजानिया की कैपिटल है। यहाँ पर यूएसए की एम्बेसी थी। तो कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ने यहाँ पर अटैक करे थे, जिसका इल्ज़ाम अलकायदा, तालिबान और इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर था। तो यूएसए ने घुसकर इनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय करा था अलग अलग कंट्रीज़ में, और अफगानिस्तान के अंदर सरकार भी गिराती थी।
लेकिन इसका मतलब आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। मैंने हेजीमनी की आपको फॉर्म्स नहीं बताई, वैसे थर्ड चैप्टर हमने अधूरा छोड़ दिया था, उसको मैं करवाऊंगा। लेकिन हेजीमन किस हिसाब से, यानी कि यूएसए किस हिसाब से आज के टाइम में जैसे इंडिया को अपना दोस्त मानता है, इंडिया के ऊपर कभी अटैक हम नहीं मान सकते कि यूएसए कभी करेगा, क्योंकि इंडिया की ज़रूरत उसको पड़ती रहती है, चाहे दोस्त कैसे भी माने या फिर फ़ायदेमंद वाला दोस्त माने या फिर अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती करी हो, जो मर्जी करी हो, लेकिन अटैक नहीं कर सकता। लेकिन हमारे घर तक घुसपैठ है यूएसए की। कैसे? सॉफ्ट पावर के कंटेक्स्ट में मैकडोनल्ड के बर्गर, इकोनॉमिक पावर के कंटेक्स्ट में सिलिकॉन वैली में 3 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कंपनियां ध्वस्त हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी अगर भारतीय यहाँ पर काम न करें। एमबीए करने के बाद इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। एमबीए की जब बात ही चल रही तो एमबीए की डिग्री फाउंड हुई थी अमेरिका में। इंटरनेट की बात करो, इंटरनेट की इन्वेंशन हुई अमेरिका के अंदर। सॉफ्ट पावर की और बात करें, पेप्सी कल्चर, जीन्स कल्चर, मैकडोनलाइजेशन वर्ल्ड, ये वर्ड यूज़ होता है सोसाइटी में भी, हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैकडोनल्डाइजेशन वर्ल्ड, मैकडोनलाइजेशन वर्ल्ड और पेप्सी कल्चर और जीन्स कल्चर का ये मतलब होता है कि हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी होने में शर्म आती है कि हमें भाई ढाबे का खाना नहीं खाना, हमें मैटी में खिला दो तो हमारे उधर सेल्फी डालेंगे तो मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि अच्छा पार्टी पटाई है मैंने। पेप्सी कल्चर, कोई भी चीज़ आ रही है, कुछ भी खा रहे हो, खाने में स्वाद नहीं आ रहा तो राजमा चावल के साथ मतलब एक 7 अप, एक पेप्सी वगैरह तो बनती है। अगेन हेजीमनी ऑफ यूएसए सॉफ्ट पावर के कंटेक्स में। कुर्ता पजामा नहीं पहनेंगे, सूट सलवार नहीं पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, रग्ड हो जाए तो और भी मज़ा आ जाए, ठीक है, वैक्स्ड टांगे दिखेंगी, ठीक है, और अट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा। लड़कियाँ सोचती हैं लौंडों को अट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा, और जीन्स पहनेंगे, वाला कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। फिर चाहे वो सरोजनी से लेकर आया हूँ या फिर ज़ारा की लेकर आया हूँ, लेकिन जीन्स पहनेंगे जी। और ये जो जीन्स है, जीन्स किसका सिंबल है? जीन्स है यूएसए की हेजीमनी का सिंबल, ठीक है। यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थर्ड चैप्टर के अंदर याद है, जब वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो एक बंदा होता है, आई थिंक क्या नाम होता है उसका, एंद्रे या जाबू करके कुछ नाम होता है उसका। तो वो चर्च जाने के लिए, उसकी मम्मी पापा मतलब माइग्रेट कर गए होते हैं यूएसए में, और गुस्सा होते हैं उससे कि तुम चर्च जीन्स पहन के क्यों जाते हो। वो अमेरिका के कल्चर में मतलब बनने की कोशिश करता है, कूल ऐसा। बाटा की नीली पीली चप्पलें पहनकर किसी को भी शर्म आती है, लेकिन प्यूमा की घटिया से घटिया चप्पलें, अगर उस पर जब प्यूमा लिखा हो और बंदा उसको चाहे मंगल बाजार, सरोजनी बाजार से कहीं से भी लाया हो, चाहे उस पर फिर प्यूमा की जगह चाहे जूमा लिखा हो, ठीक है, लेकिन भाई इसमें दम है। नाइकी, एडिडास, रीबॉक, इसका कुछ पहनेंगे तो उसमें दम है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये जो हमें जो शर्म आती है ना कि हम हिंदुस्तानी, हमारी परंपरा है, कल्चर है, खाने में, पीने में, पहनावे में, बोलने में, ये सब हमारे ऊपर पकड़ बना रखी है हेजीमनी ने। अगर आपको कल को कोई भी, ये वाली बात मैं बता रहा हूँ, जैसे एक बहुत मार्क्स एकदम से बूस्ट हो जाते हैं इसको लिखने से या इसको बोलने से, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने मार्क्स बूस्ट हो जाते हैं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, इफ़ यू आर शाय टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आपके एक्सेंट में कोई दिक्कत होती है, लाइक आप अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोल पाते, यू नो, अब कई लोग थोड़ा वेस्टर्न माहौल जैसे स्टार्ट होता है तो उनका एक कूल बनने की एक टोन में, एक फ्लेवर में ना धड़धड़ाती हुई इंग्लिश बोला, वो बोलना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, एक्सेप्टेबल, इसको एक पार्ट पे रखते हैं। लेकिन एक पर्सन बहुत ज्ञानी है, उसने हिंदी तालीम से, हिंदी माध्यम से अपनी पूरी शिक्षा कवर करी है, विश्वविद्यालय वो गया, यानी कि यूनिवर्सिटी को गया, उसने सब कुछ वहाँ से करा। एक दूसरा पर्सन है, वो हिंदुस्तानी है, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं से भी, आईआईटी से या फिर कुछ भी, आईआईएम करा हुआ है, एमबीए करा हुआ है, लेकिन ही इज़ हैविंग अ टाइटल, ही और शी इज़ हैविंग अ टाइटल दैट दे हैव डन द ग्रेजुएशन फ्रॉम अ वेरी पॉश यूनिवर्सिटी, ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर वॉज वेरी फ्लुएंट, वेरी एक्सेलेंट, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ी जो ना जानता हूँ हमारे देश के अंदर और जिसका पूरा ज्ञान भी हो, उसको गवार बेवकूफ़ समझा जाता है। पर्सन खुद भी हेजिटेट हो जाता है। अब तो ये चीज़ बंद हो गई है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ मैंने देखी और चलती भी होगी, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो आपके ऊपर सोचो ज़रा, फ़ाइन लग रहा है, फ़ाइन, पैसे लग रहे हैं। अब तो इतनी जागरूकता हो गई कि पता चला टीचर का उसका मर्डर ही हो जाए, स्कूल के प्रिंसिपल पे पता चला बजरंग दल आ जाए बाहर, लेकिन फ़ाइन लग रहा है अगर आप हिंदी का कुछ शब्द बोल रहे हो। हिंदुस्तानियों की भाषा है ही नहीं अंग्रेजी,
अंग्रेजों का रूल नहीं हुआ होता, यहाँ पर जर्मनी का रूल हो गया होता 200 साल के लिए, तो जर्मन बोल रहे होते। फ्रांस का रूल हो गया होता तो फ्रेंच बोल रहे होते। हमें शर्म आती है हिंदी को अपनाने में। इंग्लिश को हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो बहुत एजुकेटेड वो चीज़ है। कोई एक लड़की या एक लड़का कितना भी हॉट हैंडसम कुछ भी हो, अगर वो अंग्रेजी में बक रहे हैं, उनको चाहे ABCD लिखना ना आता हो, देहाती बिल्कुल निहायती गवार माँ के पेट से निकले हुए गवार माँ के बच्चे, उनको कोई ज्ञान नहीं है, अगर निहायती बेवकूफ़ डम्ब कैटेगरी के लोग, लेकिन जस्ट इंग्लिश आती है तो दूसरों का कॉन्फिडेंस हिलाते हैं। ये चीज़ आप हमेशा यूज़ कर सकते हो कि हिंदी में हमें कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। बात तो ये है ना, इंग्लिश से कोई एजुकेटेड थोड़ी ना हो जाता है। इंग्लिश तो मैकडी में और डोमिनोज में, पिज़्ज़ा हट में, CCD में, नेस्कैफे हाउस में, बरिस्टा में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बोल रहे हैं। अग्रवाल सबरवाल के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं हाईवे पे, उन पे भी बोली जा रही है। लेकिन अगर इतने ही तुम काबिल होते तो बेटा तुम छोले भटूरे क्यों खिला रहे हो दूसरों को? फिर तुम कॉफ़ियाँ क्यों पिला रहे हो? कोल्ड कॉफ़ी पिलाने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने जन्म दिया है। अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी बोल लेते हो, लेकिन काबिल किसी के नहीं हो, क्योंकि खानदान तुम्हारा गवार, और उस गवार के खानदान के तुम गोल्ड मेडलिस्ट। बात ही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, हर चीज़ सीखी जा सकती है। तो ये चीज़ मैं सबके लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड, कि फाउंडेशन कोर्स के बच्चों को भी और वो करके, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें इंप्रूव करना अपनी इंग्लिश एक्सेंट और वो करके। स्टॉप दिस एक्टिविटी, आपके पास इतना टाइम नहीं है। UPSC आपको जज करेगा, जो आप 25-26 साल से जो चीज़ ऑलरेडी हो, वो एक साल में बनने की कोशिश मत करो जो आप अभी तक नहीं हो। आप खुद के दम पे निकलो, एग्ज़ाम निकल जाए, लवासना चले जाओ, जो मर्जी सीख लेना। इंग्लिश वैसे भी कभी भी कोई वर्ल्ड पावर पढ़ने से या कोई भी अखबार पढ़ने से कभी किसी को नहीं आई है। एक मैं सबको यही चीज़ बोलता हूँ, एक हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ एक बिहार का पर्सन, अगर आप उसको 15 साल के लिए अमेरिका छोड़कर आ जाओ, या एक ट्राइबल पर्सन को आप अमेरिका छोड़कर आ जाओ, वो भी दड़दड़ाती हुई इंग्लिश आपसे अच्छी बोलने लगेगा। इंग्लिश हमेशा एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा डेवलप होता है, तब आपका एक्सेंट डेवलप होता है, तब आप हिचकिचा के नहीं बोलते हो। एक सिंपल सा बस एक गेम है। ये मैं इतना बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर, बिकॉज दिस इंग्लिश का एक टॉपिक पूरा का पूरा कैसे कहाँ पर आता है ये, ग्लोबलाइजेशन में। हाँ, जो हमारा GS पेपर 1 के अंदर और IR के अंदर जो टॉपिक है जिसको हम कंबाइन करके कवर करेंगे, ग्लोबलाइजेशन। वैसे 3rd चैप्टर के अंदर इस वाली बुक के अंदर मैंने छोड़ दिया कुछ हेजीमनी का कंटेक्स्ट। उसके अंदर एक बात चलती है कि इंग्लिश को जो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको सब लोग हटा दो, इसको सब लोग एलिमिनेट कर दो, अपनी नेशनल इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करो, और अपनी नेशनल इंटीग्रेशन के माध्यम से आप अंग्रेज़ी प्लेटफॉर्म में भी जाकर, जहाँ पर अंग्रेज़ी यूज़ होती हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर, सॉरी, आप अंग्रेज़ी को एलिमिनेट करके आप अपने जब स्पीच लेक्चर देने लगोगे ना अपनी भाषा के अंदर, जो कि आपके देश में यूज़ होती है, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। USA की पावर को ईजिली चेक नहीं करा जा सकता। ये सब बातें मैंने इसलिए बताई थी आपको क्योंकि USA की हेजीमनी को पहचानो। क्या UN एक प्लेटफॉर्म बन सकता है? जैसे इंडिया बड़े टाइम से एक रिक्वेस्ट कर रहा है, UN की ना कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, जिसके अंदर चाइनीज़ है, रशियन है, फ्रेंच भी है, ऐसी कुछ 11-12 लैंग्वेजेस है, मैं उसकी लिस्ट आपको पकड़ाऊँगा। लेकिन इंडिया बड़े टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हिंदी को भी उसके अंदर एक बना दो। लेकिन हिंदी, जैसा कि हम जानते हैं, साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ के अलावा कहीं पर भी हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती है। थोड़ा बहुत आप नेपाल और भूटान का कुछ परसेंट, 9 to 19% का फ्लेवर आप ले सकते हो, लेकिन साउथ एशिया के अलावा कहीं ज़्यादा, साउथ एशिया में भी ये जो कंट्री आपके सामने है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन्हीं में बोली जाती है, क्योंकि जड़ तो सबकी इंडिया ही है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, बात ही है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके पहलू, कुछ इसके रूप, ठीक है, कि क्या UN एज अ प्लेटफॉर्म USA की हेजीमनी पे कंट्रोल लगा सकता है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब से सोवियत यूनियन डिसअपियर हुआ है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, USA सिर्फ एक इकलौती मात्र सोल सुपर पावर रह गई है। इसकी जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है इतनी ज़्यादा है कि UN तो क्या, कुछ भी उसके सामने आ जाए, USA बड़े आराम से इग्नोर कर सकता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी कमांड को, उसकी वॉइस को, या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म को। बात ये भी है इसके पीछे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इस प्लेटफॉर्म में, इसमें नहीं, ये इस प्लेटफॉर्म में एक सिर्फ मेंबर हो तब तो समझ में आता है। मेंबर तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं,
साउथ कोरिया भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी, नेपाल भी है, भूटान भी है, मॉलडीव्स है, सबको ही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेंबर, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। उसमें भी हर एक कंट्री को मौका मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन इन 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ का नहीं, ये उन कंट्रीज़ का जो मेंबर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेंबर्स। लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ये पूरी जड़ में घुसकर जाकर एक खजाने का पिटारा है कि जिसके अंदर एक हीरा रखा हुआ है, वीटो पावर, जिसके बारे में हमने कल परसों डिस्कशन करी थी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। मेन दिक्कत ये है कि इसलिए यूएन जैसे प्लेटफॉर्म भी इसका कुछ नहीं कर सकते। हमने एक बात डिस्कस करी थी, आपको याद होगा, वो वाली बात याद है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रिफॉर्म्स आएंगे तो वीटो पावर को भी लेकर कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आएंगे। लेकिन वीटो पावर को बढ़ाना है, घटाना है, नए मेंबर्स को इंक्लूड करना है, नए मेंबर जो इंक्लूड करे जाएंगे, जैसे कि आपने कल देखा था, इंडिया जो है वो, इंडिया के साथ साथ एसोसिएटेड कंट्रीज जर्मनी, जापान, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ये वॉइस रेज ये करती हैं कि हमें भी मतलब परमानेंट मेंबर बनना है। लेकिन वीटो देने को तैयार नहीं है परमानेंट मेंबर्स। वीटो को हटाने के लिए भी कोई कंट्रीज वीटो पावर यूज़ कर देती हैं, सोचो ज़रा। और ये फिगर, फैक्ट एंड फिगर तो मत भूलना, जो हमारा फेवरेट डायग्राम था इसके अंदर, कहाँ गया, कौन सी कंट्री ने कितने बार वीटो यूज़ करी है। चाइना ने 11 बार, फ्रांस 18, यूके 32, यूएसए 84 और सबसे ज़्यादा यूएसएसआर यानी कि रशिया ने 135 टाइम्स यूज़ करा है वीटो पावर को। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से यूएसए को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, यूएन क्या कुछ भी आ जाए, हम तो सबकी वॉइस को इग्नोर कर देंगे। दूसरी चीज़ हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ये, सेकेंडली ये सब क्या है, ये सब हमारा टॉपिक है कि क्या यूएन एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एक बेटर प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो हमने देखा पहला पहलू तो कह रहा है कि नहीं बन सकता। दूसरा, यूएन के अंदर जो यूएसए का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो यूएसए है। यूएसए की जो फाइनेंशियल पावर है वो अनमैच्ड है किसी भी देश से। ये चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैंने प्रूव करवाया था आपको अभी कुछ टाइम पहले, एक दो तीन क्लासेस पहले। ये देखो, कंट्रीब्यूटर्स इन द यूएन बजट, इंडिया 21वें नंबर पर है, लेकिन यूएसए मैंने आपको बताया था, शुरू के 3 मैंने आपको याद करवाए थे और इंडिया का याद करवाया था 22%। चाइना दूसरे नंबर पर, लेकिन 12%, 10% कम। अब यार ये बहुत बड़ी जीडीपी का साइज़ होता है, 22% सिर्फ यूएन को दे रहा है। पूरे यूएन का जो बजट है उसमें 22% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ यूएसए का है। वर्ल्ड में हमने देखा था 2011 के अकॉर्डिंग यूएन में 193 प्लस कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज़ हैं। 22% पूरी की पूरी फंडिंग सिर्फ यूएसए से आ रही है। जब आपको पैसों की टर्म्स में कोई सपोर्ट कर रहा होता है ना, मान लो मैंने आपको अपने घर पे रखा हुआ है पेइंग गेस्ट के तौर पे या कुछ भी करके, मैं आपका पूरा खर्चा उठा रहा हूँ, या आप मेरे पीजी चलते हो, मैंने आपको फ्री में रूम दे दिया, या कोई भी मतलब जो आपके लिए पैसों की टर्म्स में हेल्प कर दे ना, आप ना चाहकर भी उससे ना थोड़ा सा झिझक के और दब कर रहते हो। बात ये रहती है, सेम ये चीज़ है कि यूएन बहुत कुछ, उसके मेंबर कंट्रीज बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, डर ये लगता है कि फाइनेंशियल पावर पूरे के पूरा सपोर्ट वही कर रहा है, सैलरी सबको इसकी वजह से मिल रही है, तो कैसे हो सकती है चीज़। फैक्ट ये है कि यूएन, एक और बात है, आरएनई देखो, अभी ये वाली बात तुम्हें पता लगेगी प्रीलिम्स के लिहाज से, यूएन जो है फिजिकली उसका हेडक्वार्टर यूएस की टेरिटरी में लोकेटेड है। ठीक है, यूएस की टेरिटरी में लोकेटेड है, जो कि वॉशिंगटन को एक एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस देते थे। ये मत समझ आना कि वॉशिंगटन डीसी में है, नहीं जी, आप मुझे बताओगे ये कहाँ पर है, कोई जानता है वैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूएसए में, कहाँ पर, कौन सी स्टेट के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, वेरी गुड। अब ये वॉशिंगटन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है यार, न्यूज़ की लैंग्वेज में हम लोग कभी कभार यूज़ नहीं कर देते हैं इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में कि न्यू दिल्ली अपने रिश्ते सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत इंप्रूव करने जा रहा है, यानी कि यहाँ पर बात चलती है इंडिया की और उधर रशिया की, तो हम लोग कभी कभार कैपिटल्स का नाम यूज़ कर देते हैं। वॉशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। ये वाली बात तो आई होप आपको पता होनी चाहिए, कोई बात नहीं, अगर शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं। काफ़ी लोग न्यूयॉर्क समझते रहते हैं, न्यूयॉर्क नहीं है कैपिटल यूएसए की, वॉशिंगटन डीसी है। यूएस जो है उसके फिर बड़े सारे जो लोग हैं ना, वो यूएन की ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, यानी कि जैसा कि हमने इसके ऑर्गन्स देखे थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, या फिर इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें बड़े सारे यूएन की बॉडीज़ में, ऑर्गन्स में, और बहुत सारी सब्सिडरी बॉडीज़ में, जिसको हम अभी आज पढ़ने वाले हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WTO, IMF, इन सब में यूएसए के बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसके बाद यूएसए की, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, यूएसए की जो वीटो पावर है वो
कुछ भी अगर यूएसए के खिलाफ हो रहा होता है तो यूएसए उसको स्टॉप कर देता है। अगर यूएसए को कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि अनोइंग है या फिर हमारे इंटरेस्ट को ये चीज़ डैमेज करेगी या फिर मेरे दोस्तों के इंटरेस्ट को या मेरे एलीज के इंटरेस्ट को, यूएसए वीटो लॉन्च कर देता है। और यही एक रीज़न है कि यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ बहुत कुछ लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका ने, यूएसए ने लगभग 84 टाइम्स वीटो यानी कि नेगेटिव वोट, मैंने आपको बताया था, इसका यूज़ करा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इश्यूज हैं। हाँ, यूएसए की जो पावर है और इसकी जो वीटो पावर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यानी कि यूएन के अंदर ही, ये इंश्योर ये करता है कि यूएसए का, वॉशिंगटन डीसी मतलब कैपिटल की बात कर रहा हूँ, यूएसए का एक अच्छा डिग्री ऑफ सेइंग पावर है उसके पास, कि जब यूएन में टॉप का जो बंदा होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सेक्रेटरी जनरल जो है, इसको चुने जाने में यूएसए की बहुत अहम भूमिका होती है, बहुत अहम भूमिका। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग एक तो ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ऊपर से परमानेंट मेंबर है, सोने पे सुहागा, और वीटो पावर है, बात ये है। ठीक है, अगर यूएसए की कोई भी जो यूएसए के खिलाफ, अगर यूएसए की कोई भी जो पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में, उसके खिलाफ अगर आवाज़ें उठने लगती आती है ना, तो यूएसए अपनी वीटो पावर और परमानेंट मेंबरशिप को यूज़ करके और अपने फ्रेंड्स और एलीज के खिलाफ कुछ होने नहीं देता। तो वोटिंग पावर, जब भी होती है यूएसए के किसी पॉलिसी के खिलाफ वो कुछ करके, यूएसए अच्छी तरीके से जानता है कि सारे के सारे डिसीजन में वोट को स्प्लिट कैसे करवाया जाए, यानी कि ना वो टाई कर देता है, डिसीजन को न्यूट्रल करवाने में बहुत माहिर है यूएसए। ये वही वाली बात है ना, कुछ कंट्रीज को दिक्कत है लेकिन ज़्यादातर का तो मसीहा है ना, बात ये है। उसके बाद कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, कंक्लूजन ही रह गया थे, कंक्लूजन की बात करें तो यूएन, हम ये बोल सकते हैं ये एक ग्रेट बैलेंस नहीं है यूएसए की पावर के सामने, कि यूएन हम ये सोचें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, 193 प्लस कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ये यूएसए की हेजीमनी को कंट्रोल कर सकती है। ऊपर वाले पॉइंट्स हमें प्रूव कर रहे हैं नहीं कर सकती। अगर करना होता तो अभी तक कर देती। 1945 से लेकर 2022 तक इतने सारे जो यूएसए के डिसीजन थे उसमें ये लोग भूत बन के ही बैठे रहे। यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर यूएस एक डोमिनेंट पावर है, यूएन जो है यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाता बल्कि उसके इंटरेस्ट को सर्व करता हुआ है। ठीक है, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज के भी इंटरेस्ट को सर्व करता है। जब बड़े सारे इश्यूज यूएन के सब सामने आते हैं, यूएस के लीडर्स को बड़ी बार, यानी कि प्रेसिडेंट वगैरह को बड़ी बार क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है यूएन में, जब मेंबर कंट्रीज अपने प्लेटफॉर्म पे आकर वॉइस उठाती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इन 190 नेशंस में कुछ भी तिगड़म चल रही हो, यूएसए बेहतरीन तरीके से इनमें होने वाले कन्फ्लिक्ट, इनमें होने वाले सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है। यूएसए जब मर्जी इंटरवीन करते किसी भी कंट्री की सरकार का तख्ता पलट कर सकता है, किसी भी लीडर को उस कंट्री में चुनकर ला सकता है जो कि इसके इंटरेस्ट को सर्व करे, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और यूएसए अगर किसी से नाराज़ भी हो जाए तो किसी कंट्री की दम नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले ले। बातें तो हर कोई करते हैं, महान लोगों के बारे में पीठ पीछे तो हर कोई बोल देता है, सामने आके लेकिन कुछ नहीं करने की हिम्मत नहीं होती ना, सामने आके सूसू छूट जाती है। यही चीज़ है, यही चीज़ राइटर आपको बोल रहा है। एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएन जो है पूरी दुनिया के लिए, बाकी दुनिया के लिए एक ऐसा एरेना प्रोवाइड करता है जहाँ पर लोगों को लगता है, कंट्रीज को ये लगता है कि यूएसए के एटीट्यूड और पॉलिसीज़ को पॉसिबल तरीके से मॉडिफाई करा जा सकता है। वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रेयरली यूनाइटेड अगेंस्ट वॉशिंगटन, पूरी दुनिया ऐसा तो है नहीं कि यूएसए के खिलाफ एक साथ बोले, तो ये चीज़ भी ना वर्चुअली इम्पॉसिबल बना देती है। कि जैसे क्या हो गया, आपने कबीर सिंह देखी होगी जैसे, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये कियारा आडवाणी को कैसे हॉस्टल में ले आया और वो करके, तो हम लोग बात करेंगे इससे। जब वो बाहर आता है तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, लोग चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो ऐसे ही आए थे, हमें तो कुछ बात ही नहीं करनी थी। सेम ये चीज़ है कि सब लोग जा तो रहे हैं बोलने के लिए, मतलब वो करके, लेकिन वही वाली बात है कि किसी ने नज़रें दिखाई और उनकी सूतू छूट गई बैंड के अंदर, तो भाई हम तो नहीं कुछ बोलने आए थे, हम तो कुछ और बोल रहे थे, हम तो भूल गए क्या बोलने आए थे, यही चीज़ है। तो ये चीज़ भी ना सारी कंट्रीज़ क्योंकि यूनाइटेड नहीं है यूएसए के अगेंस्ट, तो ये चीज़ भी वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि यूएन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह सर्व कर पाए कि यूएसए के पावर के अगेंस्ट वो बैलेंस कर पाए। यूएन एक स्पेस जरूर प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप यूएसए के एटीट्यूड और पॉलिसी के खिलाफ अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हो,
ठीक है, और कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कंसेशंस करके आप यूएसए के कुछ डिसीजंस को शेप भी कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल देखो, राइटर यही कह रहा है, यूएन एक इम्परफेक्ट बॉडी मानी गई है, लेकिन इम्परफेक्ट बॉडी के होने के बावजूद भी, जो इस हमने फर्स्ट पैराग्राफ जब कवर करा था इसका, इस चैप्टर का जब फर्स्ट पैराग्राफ कवर करा था, इतनी इम्परफेक्ट बॉडी होने के बावजूद भी हम लोग जो है, पूरी दुनिया मतलब जो है, ऐसा नहीं देख सकती कि वर्ल्ड जो है, ठीक है, वो यूएन के बिना रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता। हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, ये पेज 16 है, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तब हमने जाना था कि सारी दिक्कतें, कि जैसे यूएन कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं कर पाया, इसके सेक्रेटरी जनरल ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा था कि यार दुनिया में सारे डिसीजन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, किसी भी मुद्दे के ऊपर, एनवायरनमेंट जैसे ह्यूमन राइट्स या कुछ भी, सारी कंट्रीज आपसे समझौता नहीं कर सकती। अब यूएन जो है एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म बढ़िया तरीके से सर्व करता है कि हम उसे इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि यूएन सारी कंट्रीज़ के सोसाइटीज़ या जो भी इश्यूज होते हैं उनके बीच में कनेक्शंस और लिंक का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दुनिया जो है यूएन की वजह से इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में जब इस चैप्टर को डिस्कस करा था कि इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, इश्यूज लाइक सैटेलाइट्स, इश्यूज लाइक टेररिज्म, इश्यूज लाइक कोविड-19, इसको कोई एक सिंगल कंट्री या फिर एक कॉमन रीजन भी, कि सार्क ये सोचे, कल को साउथ एशिया सोचे, यूरोपियन यूनियन सोचे, आसियान सोचे कि हम मिलकर टैकल कर लेंगे, ये ऐसे इशूज़ हैं टैकल नहीं हो सकते बिकॉज दीज इशूज़ कि सैटेलाइट का फ़ायदा तो सब लोग उठाएंगे। क्लाइमेट चेंज, मैंने जैसा कि बताया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि एक कंट्री के पॉल्यूशन करने की वजह से हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं ये तो मेरे जो धुआं उड़कर जा रहा है तो मेरी कंट्री के ऊपर उड़कर जा रहा है, तेरे को क्या लेना देना। भाई कोई बादल कोई सीमा थोड़ी ना लांघते हैं कि भगवान ने जो आपकी रेखा पार कर, मतलब एक रेखा बना रखी है कि हिंदुस्तान से जो भी कोई आदमी लकड़ी जलाएगा, पन्नियाँ जलाएगा, तो उसका धुआं सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर ही ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर घूमेगा, वो दूसरी कंट्रीज नहीं जा सकता। तो ये चीज़ है। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि 7 बिलियन से ज़्यादा आबादी वाले इस प्लेनेट अर्थ पर यूएन के बिना सब लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो प्रॉमिस करती है कि हम लोग जो हैं इस प्लेनेट पे रहने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, सरकारें हैं, लोग हैं, वो इंटरडिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से यूएन की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। आप लोग जब कॉलेज, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लोग पता नहीं कितने लोग हो, लेकिन जो डीयू से हैं, और जब आप समक्ष आगे जैसे जाओगे डीयू वगैरह में, तो आप ये देखोगे कि आप ना यूएन में क्या कहते हैं उसको, इंटर्नशिप कर सकते हो। ऐसी बड़ी सारी स्कूल के बिहाफ से भी जाते हैं यूएन के प्लेटफॉर्म पे लेकर, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, माइक्रो यूएन पता नहीं कुछ ऐसा करके बोलते हैं कि यूएन की बिहाफ पे आप स्पीच देने, मतलब वो जाते हो आप यूएन में, मतलब इंटर्नशिप करके कुछ ऐसे करके जॉब मतलब वो ले सकते हो। ठीक है, तो इसके भी बड़े सारे एग्जाम्स होते हैं, यूएन के लिए भी बड़े सारे एग्जाम्स निकलते हैं। ठीक है, सैलरी मतलब ऐसे ही फ्लक्चुएट करती है 30 to 40,000 यूएन में भी, मतलब काम यूएन में मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बाहर जाके काम करना है। विद इन इंडिया यूएन, हर एक कंट्री में ना यूएन का एक नाम होता है, जैसे यूएन इंडिया, यूएन नेपाल, यूएन भूटान, तो इसके बड़ी सारी कुछ काम करने के मतलब वो होता है, स्टाफ चाहिए होता है, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो। जैसे अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर 2-3 अलग अलग तरह की फ्रेंच लैंग्वेज अगर इसके ऊपर कमांड है, तो यहाँ पर आपका इंटर्नशिप वगैरह होकर आप थोड़ी बहुत सैलरी अपनी आप निकाल सकते हो कि उस कंट्री की लैंग्वेज अगर आपको आती तो उस कंट्री का कुछ आप देख लोगे यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा होता क्यों, क्योंकि उसकी एम्बेसीज आपकी कंट्री में होती हैं, आपकी एम्बेसी उनकी कंट्री में होती हैं, और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सारी कंट्रीज इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, बेटर कोलैबोरेशन बनाने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए ये चीज़ जरूरी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव इंटरडिपेंडेंस। ये कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी का कंसेप्ट होता है कलेक्टिव इंटरडिपेंडेंस, आईआर में यूज़ करा जाता है, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। इसके अगले चैप्टर में ये, आई थिंक सिक्योरिटी अगला चैप्टर ही है, हाँ अगले चैप्टर में ही है, लेकिन हम अगले चैप्टर पे आने नहीं वाले। आज की क्लास के बाद हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पे जाने वाले हैं। ठीक है, पीपल और जो मतलब जो लोग हैं और जो सरकारें हैं, उनको राइटर कंक्लूजन में ये बोल रहा है कि उनको कुछ ऐसे तौर तरीके फाइंड करने ही पड़ेंगे कि कैसे वो यूएन के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, ताकि वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो और भी हैं वो अपने इंटरेस्ट के बारे में तो सोचे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचे अच्छा खासा। ठीक है, चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया।
इस डिस्कशन में तो अभी इतना ही करेंगे, लेकिन हम आएंगे अब पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे, ये वाले पेज पे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये जितने बॉक्सेस या जितनी चीज़ें हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।